हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नंदिनी। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, खासकर अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, जो कि जिस सर्जरी में डॉक्टर आपको ये बोलता है कि आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर में हम ये सर्जरी परफॉर्म करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई एग्जाम देना है आपको, तो उसमें आप एनेस्थीसिया से रिलेटेड अगर कुछ बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो में, अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करना, कमेंट करना और मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से आप बहुत अच्छा नॉलेज गेन करके जा सकते हैं। जिस टॉपिक का नाम है स्पाइनल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है? वो बहुत टाइप के एनेस्थीसिया है। जैसे जनरल एनेस्थीसिया होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है। तो ये कई सारे एनेस्थीसिया के टाइप्स हैं। इनका क्लासिफिकेशन है, इनको अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो हम एक एक करके सारे एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट टाइप रहने वाला है एनेस्थीसिया का, वो रहने वाला है स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। और बट ये वन बाय वन, एक के बाद एक, मैं आपको सारे एनेस्थीसिया के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं कि एनेस्थीसिया क्या है। एक्चुअली एनेस्थीसिया एक टेम्पररी लॉस करता है हमारी बॉडी में, कोई भी सेंसेशन को या कॉन्शियसनेस को टेम्पररी लॉस करता है। एक ड्रग के थ्रू हम अपने बॉडी के सेंसेशन को टेम्पररी लॉस कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक होता है, ये जो ड्रग यूज करके हम कॉन्शियसनेस लॉस करते हैं टेम्पररी तौर पे, इसी प्रोसेस को हम एनेस्थीसिया बोलते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक फाइनली, बिना टाइम को वेस्ट किए, स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल में दिया जाने वाला एक ड्रग है, जो कि हम स्पाइन के थ्रू वो ड्रग इंटर करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं। और ये स्पाइनल एनेस्थीसिया जब यूज किया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है, तो इसमें पेशेंट का जो लोअर लिम्ब है, यानी कि कमर के नीचे का जो पार्ट है, वो सुन्न हो जाता है, यानी अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। तो जब भी आप कभी अपने डॉक्टर के पास गए, कोई भी ऐसी सर्जरी कराने के लिए गए जो कि आपके लोअर एब्डोमेन के नीचे की सर्जरी है, और डॉक्टर ने बोला स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में करना है, तो अगर आपको आज के वीडियो में कुछ भी ऐसा नॉलेज हो जाएगा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कितने प्रकार के हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में कौन से ड्रग यूज करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, अगर ये सारी चीजें आप जानते होंगे अभी आप मेरी वीडियो के माध्यम से, तो आप अपने एनेस्थेटिक से पूछ सकते हैं कि मुझे किस टाइप की निडल यूज की जाएगी, मुझे कौन सा मेडिसिन यूज किया जाएगा, क्या मुझे इससे कोई साइड इफेक्ट है या आपकी बॉडी में कुछ एलर्जिक है, तो आप वो सारी चीजें मतलब वो बता पाओगे। तो इसके लिए आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया का नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइन में देने वाला एनेस्थीसिया होता है, जिसको कि हम एरेक्नोइड ब्लॉक और स्पाइनल ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया, अगर हम उसकी 2 मिनट अगर हम उसकी एनाटॉमी की बात करें, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम जो स्पाइनल कॉर्ड यूज कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड हमारी 3 लेयर से बनी होती है, पायामेटर, आर्किनॉइड एंड ड्यूरामेटर। ये पायामेटर, आर्किनॉइड और ड्यूरामेटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, वो 3 लेयर से कवर होती है। ठीक है। और इसी कवरिंग में जो सब एरिकनॉइड स्पेस होता है, यानी कि जो 3 लेयर है, पायामेटर, आर्किनॉइड एंड ड्यूरामेटर, और इसी एक लेयर में जो कि सब सब एरिकनॉइड स्पेस है, उसमें क्या होता है, सीएसएफ प्रेजेंट होता है, यानी कि फ्लूइड होता है, एक क्रिस्टल, बिल्कुल क्रिस्टल लाइक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, वाटरी टाइप का, जिसे हम बोलते हैं सीएसएफ फ्लूइड। ये सीएसएफ ही जब मूव करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और हमारे नर्व में, तो ये सारी चीजें जो है वो स्टिमुलेट को ट्रांसफर करता है हमारी बॉडी में। तो ये जो सीएसएफ प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, सब एरिकनॉइड स्पेस में होता है, और इसी सब एरिकनॉइड स्पेस में, इसी सीएसएफ के फ्लूइड में ड्रग को इंजेक्ट करके ड्रग को डाइल्यूट कर देते हैं सीएसएफ के साथ, मतलब घोल देते हैं। तो जैसे ही सीएसएफ जब घुल जाता है ड्रग के साथ, तो जब वो बॉडी में जाता है, लोअर लिम्ब में जाता है, तो वो क्या करता है, उस ड्रग का इफेक्ट दिखाता है, यानी कि सेंसेशन को लॉस करता है। ठीक है।
तो हम इसे सब अरेक्नॉइड स्पेस में ये ड्रग जो है इंजेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसे सब अरेक्नॉइड ब्लॉक भी कहते हैं। और स्पाइनल ब्लॉक करते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व को के सेंसेशन को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए हम इसे स्पाइनल ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये लगाया कहाँ जाता है। ये जो अपना स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो कहाँ दिया जाता है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो वो L3 to L4 में दिया जाता है, और अगर हम चाइल्ड के बारे में पेडियाट्रिक्स में बात करें तो वो L4 to L5 में दिया जाता है। ठीक है, अब क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बैक साइड में, उसमें जो लंबर साइड होता है, जो L1 L2 L3 L4 L5 होता है, L5 का जो लंबर सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें हम एडल्ट में L3 और L4 में यूज करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि, और हाँ, इसे करने में हमें ध्यान ये रखना होता है कि हमारी स्पाइनल नर्व जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सबको पता होगा कि अगर स्पाइनल नर्व एक बार डैमेज हो जाए या फिर कोई भी नर्व एक बार डैमेज हो जाए तो वो वापस से वो सही नहीं हो सकती है, वो पैरालाइज का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए स्पाइनल नर्व को हम टच नहीं करते निडल से, उसको हम इंजर्ड नहीं करते। तो स्पाइनल नर्व जो हमारी होती है वो L1 तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो, सॉरी, स्पाइनल नर्व जो है वो L1 तक प्रेजेंट होती है, और L2 जो है वो भी हम छोड़ देते हैं, उसे भी टच नहीं करते। कि कभी कभी एक्सेप्शनल किसी किसी पेशेंट में L2 तक भी स्पाइनल नर्व होने के चांस होते हैं। तो L1 तक तो प्रेजेंट होता है, ये हमने ऐसे प्रैक्टिकली भी देखा है और हमने थ्योरी भी पढ़ी है कि स्पाइनल नर्व जो होती है वो L1 तक प्रेजेंट होती है, बट L2 को भी हम टच नहीं करते, क्योंकि एक्सेप्शनली किसी किसी में स्पाइनल नर्व की साइज बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए हम सीधा सीधा L3 और L4 के बीच में ड्रग जो है वो इंसर्ट करते हैं, वो भी कहाँ, जैसे निडिल है, मैं आपको निडिल की साइज भी दिखा दूंगी, निडिल का इमेज भी दिखा दूंगी अपने इसी आगे टॉपिक में। तो जो निडिल होती है वो जब इंसर्ट करते हैं, तो जब वो सब एरिथमेटिक स्पेस में अगर जो इंजेक्शन है वो इंसर्ट हुई है और उसके बाद क्रिस्टल लाइक फ्लूइड कुछ बाहर आ रहा है निडिल से, बाहर दिखाई दे रहा है, तो इससे मानते हैं कि निडिल जो है वो सही जगह पे इंसर्ट हुई है, यानी कि सीएसएफ सब एरिथमेटिक स्पेस में इंजेक्ट हुई है और वहां से सीएसएफ जो है बाहर आ रहा है। तो उसी दौरान डॉक्टर जो है वो अपना जो मेडिसिन होता है, जो ड्रग होता है, वो अंदर 10 to 15 mg ड्रग जो है वो इंसर्ट कर देता है उसके सब एरिथमेटिक स्पेस में। तो ये तो था, एक प्रोसीजर है। हमने बताया कि L3 L4 में करते हैं एडल्ट में, और L4 और L5 में करते हैं पेडियाट्रिक में। L4 में इसलिए करते हैं क्योंकि जो पेडियाट्रिक्स चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनका L2 तक चांस रहता है कि उनमें स्पाइनल नर्व पाई जाती है। तो L2 में जब पाई जा रही है बच्चों में, तो L3 को भी हम टच नहीं करते हैं, वो भी एक स्पेस जो है वो छोड़ देते हैं। इसलिए हम L4 से 2 तक पाई जाती है, हमने 3 को छोड़ दिया। 4 और 5 में जो इंजेक्ट किया जाता है, जो निडिल है वो इंसर्ट की जाती है। ठीक है, बट रेयरली यूज होता है वैसे। बच्चों में तो स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर बच्चे में स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करेंगे, उसके लोअर लिम्ब का जो कमर से नीचे का पार्ट है वो हमने शून्य कर दिया, ऊपर वो कॉन्शियस है, तो बच्चा कैसे वो सर्जरी करा पाएगा, नहीं करा पाता है। वो खुद से देखेगा सारी चीजें, वो नीचे उसका पार्ट जो है, नीचे के बॉडी पार्ट वो अनकॉन्शियस है, बट वो ऊपर पूरा कॉन्शियस है, तो वो देखेगा, वो क्राई करेगा, वो चिल्लाएगा, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए बच्चों में हम जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो नहीं यूज करते हैं, ज्यादातर हम जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ऑल ये एडल्ट में ज्यादा यूज होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब हम बात करते हैं साइज, निडिल की साइज क्या लेते हैं। तो निडिल की साइज होती है 27 गॉज। ठीक है, और अब हम बात करते हैं पोजीशन कि हम पोजीशन कौन सी देते हैं इसमें जब स्पाइनल एनेस्थीसिया करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक के बाद एक अपने स्क्रीन पे देख पाओगे, एक होता है सी सेफ पोजीशन। आप ये देख पा रहे हो सी सेफ पोजीशन कैसा है। हम किसी भी पेशेंट को जब भी कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया देना होता है तो हम उसे सी सेफ पोजीशन देते हैं, लेटरल पोजीशन देते हैं, या फीटल एटीट्यूड पोजीशन देते हैं। ये देखो, आप लेटरल पोजीशन शो हो रहा है आपके स्क्रीन पे, इस तरीके का होता है। ऐसे ही पोजीशन में हम जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो डॉक्टर जो है, एनेस्थेटिक डॉक्टर जो है वो यूज करते हैं। एक होता है फीटल एटीट्यूड पोजीशन। आप ये देख पा रहे हो फीटल एटीट्यूड पोजीशन, इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये क्या है, फीटल एटीट्यूड मतलब जब मदर के वुम्ब में, यानी मदर के यूट्रस में जिस स्ट्रक्चर में, जैसे पोजीशन में बेबी होता है ना, उसी जो पोजीशन में एडल्ट को करते हैं, तो इसे हम टर्म देते हैं फीटल एटीट्यूड पोजीशन। ठीक है,
ऐसे जो भी आपको मैं, आपका पोजीशन जो आपके स्क्रीन पे मैं शो कर रही हूँ इस वक्त जो आपको दिख रहा है, वो सारे क्या है, इसमें अपना जो लंबर एरिया, लंबर रीजन होता है ना, अपना बैक सुपाइन का जो पोजीशन है, वो एक्सटेंड हो जाता है। मतलब अगर हम अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अगर ऐसे सी शेप में अगर मूव होता है तो एक्सटेंड हो जाएगा, तो उसके बीच का जो स्पेस है अगर निडल इंसर्ट करना है तो डॉक्टर को वो प्रॉपर दिखता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा पोजीशन लेते हैं। एंड हमारा फोर्थ पोजीशन होता है मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। आप देख पा रहे हो मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इस तरीके से दिया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान। और हमारा लास्ट वन होता है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में भी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पोजीशंस जो मैंने आपको एक के बाद एक दिखाए हैं अभी आपके स्क्रीन पे, ये सारे पोजीशंस यूज करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कि हम चिल्ड्रन में यूज नहीं करते स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये बस एक थ्योरेटिकल याद रखने की चीजें हैं कि 4 to 5 नंबर L4 और L5 के बीच में हम पेडियाट्रिक्स में यूज करते हैं, बट रेयरली यूज होता है। मोस्टली हम जनरल एनेस्थीसिया में ही बच्चों का सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रीजन है कि जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ लोअर लिम्ब यानी कि कमर के नीचे के पार्ट जो है वही अनकॉन्शियस होते हैं, वही सुन्न होते हैं, ऊपर का नहीं होता। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, मैं ये बता देती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेडिकल लाइन के नहीं भी हैं तो भी आप एक बेसिक नॉलेज तो रख सकते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया से रिलेटेड, और अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो भी आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो ड्रग होती है वो सिर्फ लोअर लिम्ब के पार्ट को एनेस्थेटिक उसका जो इफेक्ट है वो देता है, अपर बॉडी में क्यों नहीं देता। तो उसका सबसे पहला जो कॉजेज है, सबसे पहला रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, वो होता है हैवी टोन सिटी। हैवी टोन सिटी ड्रग और नॉर्मल टोन सिटी ड्रग। जैसे हमारे पास अगर लिग्नोकैन का प्रिपरेशन अवेलेबल है, लिग्नोकैन मेडिसिन अवेलेबल है जो कि एनेस्थीसिया ड्रग होती है लिग्नोकैन। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो ड्रग यूज करते हैं, लिग्नोकैन, रोपिविकैन, ब्यूपिविकैन, ये सारे जो ड्रग्स हैं वो उसमें दो टाइप के प्रिपरेशन हमें पाए जाते हैं। जैसे उसके जो बॉक्स होता है मेडिसिन का, उसमें दो टाइप का मेडिसिन हमें दिखता है। एक होता है नॉर्मल टोन सिटी ड्रग और एक होता है हैवी टोन सिटी ड्रग। तो जब भी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए मेडिसिन लेते हैं तो वहां पे हमेशा एनेस्थेटिक डॉक्टर जो होते हैं वो हैवी टोन सिटी की ड्रग को यूज करते हैं। अब ये हैवी टोन सिटी का ड्रग क्या होता है, मैं आपको एक नॉलेज दे देती हूँ उसके टर्म को लेके। हैवी टोन सिटी, जैसे आपके पास एक नॉर्मल वाटर है जो कि नॉर्मल है, उसमें कुछ भी डाइल्यूट नहीं है, और एक आपके पास जो है वाटर, उसमें आपने चीनी घोल दिया। अगर आप उसमें चीनी घोलते हो तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा हो गई, मतलब कि वो जो वाटर है वो गाढ़ा हो गया, और एक वाटर जो है वो उसकी विस्कोसिटी कम है, यानी कि वो पतला है। तो जब भी हम जो गाढ़ा हमने जिसमें चीनी ऐड किया है, जिसमें हमने शुगर डाइल्यूट किया है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, वो उसके तली में जाके बैठेगी। वो जो तली में जम रही है, यानी कि हाई टोन सिटी की मेडिसिन। तो अगर ये हैवी टोन सिटी की ड्रग हम उसके सब एरेक्नोइड स्पेस में इंसर्ट कर दिए, हमने डाल दिया, ड्रग को डाल दिया, तो वो हैवी टोन सिटी होने की वजह से वो क्या करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे ही जाएगी, नीचे ही असर दिखाएगी। यानी कि स्पाइनल जो फ्लूइड है, यानी सीएसएफ का जो फ्लूइड है, उसमें सिर्फ नीचे की तरफ अपनी विस्कोसिटी के वजह से वो सिर्फ नीचे की पार्ट को ही अफेक्ट करेगी, अपर में वो डाइल्यूट होके अपर में ट्रांसफर नहीं हो सकती अदर सीएसएफ के साथ। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सीएसएफ की टोन सिटी है ना वो बहुत नॉर्मल होती है, बहुत कम होती है, और हमने जो मेडिसिन इंसर्ट की है उसके सीएसएफ में वो हाई टोन सिटी की थी, तो वो नीचे ही जाएगी, वो नीचे की ही बॉडी को अफेक्ट करेगी, क्योंकि हमने नीचे बॉडी के लिए दिया, उसके सब एरिग्नोइड स्पेस में दिया। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में हमेशा लोअर लिम्ब ही अफेक्ट होता है, अपर बॉडी अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि अगर कभी हम, जैसे एनेस्थेटिक डॉक्टर हैं, वो एनेस्थीसिया देने के लिए गए और उनके पास हैवी टोन सिटी की ड्रग नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे। तो हैवी टोन सिटी की ड्रग को बनाने के लिए हम, जैसे हमारे पास नॉर्मल अगर लिग्नोकैन है, रोपिविकैन है, ब्यूपिविकैन है, पर वो नॉर्मल टोन सिटी की है, हैवी टोन सिटी के लिए हमें हैवी टोन सिटी बनाना है, तो हम डेक्सट्रोज यूज कर लेते हैं। यानी कि जो लिग्नोकैन हमारे पास इंजेक्शन है, मेडिसिन है, रोपिविकैन, ब्यूपिविकैन, उसमें हमने डेक्सट्रोज डाइल्यूट कर लिया। तो डेक्सट्रोज क्या होता है, इसमें शुगर होता है, डेक्सट्रोज में शुगर प्रेजेंट होता है, तो हमने जब डेक्सट्रोज यूज किया तो ये क्या करती है, ये ड्रग तुरंत नॉर्मल से हैवी टोन सिटी में चेंज हो जाती है, और जैसे ही ये हैवी टोन सिटी में चेंज हुई है उस दौरान हम पेशेंट को
ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में ये ड्रग सीएसएफ में इंसर्ट कर देते हैं, और सीएसएफ में इंसर्ट करने के बाद वो हैवी टोक्सिसिटी होने की वजह से वो स्पाइनल जो फ्लूइड है, सीएसएफ है, उसमें नीचे के बॉडी पार्ट को ही अफेक्ट करती है, ऊपर डाइल्यूट नहीं हो पाती सीएसएफ के साथ। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ नीचे की बॉडी पार्ट जो है वो अफेक्ट होते हैं, अपर नहीं होते। और अब हम जानते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान हम बात करें तो टाइडल वॉल्यूम और एबीजी है वो अनचेंज्ड होता है। हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो O2 और CO2 को अंदर अपने लंग्स में स्टोर करके रखता है। तो हमारी जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है। तो टाइडल वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता है। एबीजी में भी कोई चेंजेस नहीं आता है, जो कि आर्टेरियल ब्लड गैस है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता है। हाँ, और इस दौरान डायफ्राम भी अनचेंज होता है। जैसे कि अगर पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया तो पेशेंट अच्छे से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पा रहा है, वो सांस ले पा रहा है, सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सांस लेने और सांस छोड़ने में ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, अपर बॉडी पार्ट जो है वो पूरी तरीके से कॉन्शियस है। और इसमें एक कॉम्प्लिकेशन, जैसे एक इफेक्ट, साइड इफेक्ट की मैं बात करूँ तो साइड इफेक्ट ये देखने को मिल सकता है कि पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन होता है कि बीपी का लो हो जाना। ठीक है, तो अगर जैसे हमने जो मेडिसिन उसके लोअर लिम्ब को सुन करने के लिए हमने जो मेडिसिन दी एनेस्थीसिया के, वो उसका असर ये होता है कि वो हमारा वेजोडाइलेशन कर देता है, हमारे बॉडी के लोअर लिम्ब के पार्ट में जो भी वेन और आर्टरी होते हैं उनको वेजोडाइलेशन कर देता है। और ब्लड को जब वेजोडाइलेशन होगा, यानी कि हमारे आर्टरी और वेन का जो डायमीटर है वो जब ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड भी क्या है, स्लो स्लो सर्कुलेट करेगा। तो जब स्लो सर्कुलेट करेगा तो ये क्या कॉज करेगा, हाइपोटेंशन करेगा, मतलब बीपी लो करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे पेशेंट में ऑपरेशन के दौरान या पोस्ट ऑप में हमें हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो उसका प्रिवेंशन ये करना है कि एक या तो हम उसे टेंडरबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। टेंडरबर्ग पोजीशन आप देख पा रहे हो, ये होता है टेंडरबर्ग पोजीशन, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये ऐसे पोजीशन हम दे सकते हैं, इसमें भी पेशेंट का बीपी जो है वो मेंटेन हो सकता है। और उसे कुछ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसे एनएस वगैरह भी दे सकते हैं, जिसमें नॉर्मल सलाइन होता है, तो उससे भी वो अपना बीपी जो है वो मेंटेन कर सकता है। और अगर हाइपो जा रहा है तो वो एनएस देने से भी वो मेंटेन कर लेगा, क्योंकि उसमें एनएससीएल प्रेजेंट होता है। और एक चीज और देखने को मिलता है कि जब हम लोअर लिम्ब में जब जैसे सेंसेशन लॉस हुआ है तो वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। वेनस रिटर्न डिक्रीज का मतलब होता है कि जो लोअर लिम्ब से जो भी ब्लड बॉडी के ऊपर आते हैं, कार्डियक जो इंफीरियर वेना कावा से बॉडी में ऊपर आ रहे हैं प्योर होने के लिए, तो उनका जो ऊपर आने का एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाएगा, यानी कि उनका वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। जब वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो उनके पैरों में थोड़ी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसके इसे ही ट्रीट करने के लिए काल्फ पंप का यूज किया जाता है। काल्फ पंप होता है एक तरीके का डीबीटी मशीन होती है। डीबीटी मशीन आप में से कुछ लोग अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, वो खुद भी फेस किए होंगे कि आफ्टर सर्जरी उन्हें डीबीटी पंप यूज किया गया होगा। किसी हर जगह यूज नहीं करते, बट किसी जगह प्रिवेंशन में डीबीटी पंप यूज किया जाता है। वो क्या करता है, काफ मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न में जो भी वेनस रिटर्न डिक्रीज हुआ है वो वापस से मेंटेन कर लेता है। ठीक है, ये करते हैं। एंड किसी भी पेशेंट में जितना अमाउंट डोज रिक्वायर है कि हमें कितने अमाउंट का एनेस्थीसिया देना है, वो उतना ही देना चाहिए। अफेक्ट हम ज़्यादा या कम देते हैं तो उसका अफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी हाइट ज़्यादा है, लंबा है वो पेशेंट, तो उसमें हम डोज का अमाउंट जो है वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसका मतलब बॉडी उसकी बड़ी है तो उतना जो सीएसएफ है वो उसकी भी अमाउंट ज़्यादा होगी। तो इस वजह से उसमें हम जो अपनी ड्रग की अमाउंट है वो थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर टॉल पेशेंट है, छोटा पेशेंट है, तो उसमें ड्रग की अमाउंट हम कम कर सकते हैं। ये एक हाइट के रिगार्डिंग भी ड्रग डोज का जो है वो मैटर करता है एनेस्थेटिक के लिए। और अगर ओबेस पेशेंट है, ओबेसिटी का पेशेंट है, असाइटिस का पेशेंट है, प्रेगनेंसी का पेशेंट है, तो इसमें रिक्वायर्ड होता है लेस अमाउंट ऑफ ड्रग की। जैसे मैंने बताया ओबेसिटी का पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट बहुत मोटा है, ओबेसिटी है,
ओबेस पेशेंट है तो उसका जो पूरे बॉडी का प्रेशर है वो कहाँ जाएगा, उसके स्पाइन पे जाएगा, बैक साइड जो स्पाइन है वहां पे प्रेशर देता है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है जो कि सर्जरी के लिए आई है तो उसका भी क्या होता है कि जो प्रेशर है वो स्पाइन पे ज्यादा होता है। और असाइटिस असाइटिस में भी यही केस होता है कि जैसे अपने जो पेरिटोनियल फ्लूइड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि स्टमक के बाहर जो पेरिटोनियम फ्लूइड होती है उसमें 2 लेयर में फ्लूइड भर जाता है, तो इसकी वजह से भी पेट जो है बहुत ज्यादा बाहर दिखता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जहां पे भी स्टमक का साइज बड़ा है मतलब बाहर से टमी जो है वो ज्यादा दिख रही है, तो वो क्या करता है, बैक पे सुपाइन पे प्रेशर डालता है। इस वजह से ऐसे में हमें जो रिक्वायरमेंट होती है ड्रग की वो हम थोड़ा कम कर देते हैं, लेस अमाउंट का ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद, या स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद, या स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, मोस्टली पेशेंट में देखने को मिलता है हाइपोटेंशन। और हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए टेंडरबर्ग पोजीशन यूज करते हैं, ये मैंने बता दिया, मैंने इमेज भी दिखा दिया था टेंडरबर्ग की पोजीशन क्या होती है। और इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आता है नोजिया एंड वोमिटिंग। बहुत सारे पेशेंट में एनेस्थीसिया के दौरान उनको नोजिया फील हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। इसके लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जब भी ओटी में पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसे एंटासिड या और ओंडासेट और एंटीमेटिक्स एंड एंटासिड भी ड्रग दे देते हैं। एंटासिड जैसे उसको पेंटॉप दे दिया, पेंटाप्राजोल दे दिया। एंड एंटीमेटिक्स में हम उसे ओंडासेट्रॉन, एमसेट, पेरिनॉम ये यूज कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम ये देखिए, अगर उसे हम ओटी में भेजते हैं तो पेशेंट को एनेस्थेसिया ड्रग देने के बाद वोमिटिंग नहीं होता है। ठीक है, ये प्रिवेंशन होता है। इसलिए हम हमेशा ओटी में शिफ्ट करने के पहले पेशेंट को एमसेट, ओंडासेट्रॉन, पेरिनॉम ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं। एंड दूसरा होता है एपनिया। कभी कभी किसी पेशेंट में, सारे पेशेंट में ये देखने को नहीं मिलता, पर कुछ पेशेंट में ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थीसिया के दौरान उनको सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, तो ऐसे में कुछ पेशेंट में ऑक्सीजन भी यूज किया जा सकता है, ऑक्सीजन भी देते हैं। और एंड लास्ट मतलब हमारा नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन इज अ मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, पोस्ट ऑफ पेशेंट में मोस्ट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है यूरिन रिटेंशन। ये क्यों होता है ये मैं बता देती हूँ। नॉर्मल क्या होता है कि S1 S2 S3 जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वहीं पे हमारे मैक्चुरेशन सेंटर प्रेजेंट होता है, और यहीं पे ब्लेडर को नर्व, यहीं से जो ब्लेडर है उसको नर्व सप्लाई होती है। तो जब हमने एनेस्थीसिया दे दिया तो पेशेंट का जो ब्लेडर है वो क्या, जो नीचे एब्डोमेन में ब्लेडर प्रेजेंट होता है उसको क्या है, नर्व सप्लाई नहीं हो रही है। किस चीज की नर्व सप्लाई नहीं हो रही है। अब जैसे हमारा ब्लेडर है वो एक टाइम पे फुल होता है तो हमें फीलिंग होता है कि अब मैक्चुरेशन है, मतलब अर्जेंसी है, हमें यूरिन को पास करना है। बट हमने पेशेंट को नीचे से सारा सुन कर दिया उसकी बॉडी को, तो उसके में अगर उसका ब्लेडर फुल होता है तो उसको ये सेंसेशन नहीं जाएगा, नर्व सप्लाई नहीं जाएगी उसके ब्रेन तक कि उसे उसका ब्लेडर फुल है और उसे अब यूरिन पास करना चाहिए, उसे यूरिन अर्जेंसी की फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, जब यूरिन अर्जेंसी की फीलिंग आएगी तो इसे ये क्या कॉज करेगी, यूरिन रिटेंशन कॉज करेगी। ओके, ये क्लियर है। तो यूरिन अर्जेंसी की फीलिंग नहीं आए और पेशेंट को उसका यूरिन रिटेंशन हो, ब्लेडर काफी फुल हो जाए, हार्डनेस हो जाए, तो इससे हम प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को जब भी हम कोई सर्जरी परफॉर्म कर लें स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद, तो उसे हम 24 आवर के लिए या 12 आवर के लिए हम उसे कैथेटराइज करके रखते हैं, यानी कैथेटर लगा के रखते हैं। ठीक है, जिससे कि यूरिन रिटेंशन से बचा जा सके। ओके, एंड हमारा जो सबसे लास्ट और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ये पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, जो कि हमारा लास्ट कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये क्या होता है। PDPH, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, ये क्यों देखने को मिलता है, जब भी स्पाइनल कॉर्ड को हम एक्सटेंड करते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को हमने एक्सटेंड किया, यानी सी शेप ऐसा पोजीशन दिया और हमने स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया, और ऐसे में हम जब निडल इंसर्ट करते हैं, हम लंबर पंचर करते हैं। लंबर पंचर और स्पाइनल एनेस्थीसिया सेम चीज है। हम जब लंबर पंचर करते हैं तो उसमें CSF के कुछ अमाउंट जो होते हैं वो निडल के साथ बाहर आते हैं। ठीक है,
और फिर कभी कभी हम क्या क्या करते हैं कि फाइन निडल यूज करते हैं और कभी कभी थिक निडल यूज करते हैं। तो जब हम थिक निडल यूज करते हैं यानी कि मोटा निडल यूज करते हैं तो उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान सीएसएफ का लीकेज होने का चांस ज्यादा होता है। और अगर हम फाइन निडल यूज करते हैं तो उसमें जो सीएसएफ का लॉस होता है वो कम होता है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया और हमने अपनी नीडल बाहर कर ली, नीडल को बाहर कर लिया और तुरंत पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे दिए। तो पहले तो हमने स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटेंड किया था, मतलब बहुत ज्यादा वो एक्सटेंड हो चुका था। उसके बाद हमने उसे सुपाइन पोजीशन दे दिया, मतलब कि उसकी जो ओपनिंग थी वो बंद हो गई और वहां से सीएसएफ का लीकेज जो है वो बंद हो गया। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव के बाद अगर पेशेंट क्या होता है वो फाउलर पोजीशन ले लेता है। फाउलर पोजीशन आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये होता है फाउलर पोजीशन। अगर ऐसे पेशेंट पोस्ट ऑप के बाद रिकवरी के बाद वो अपने रूम में आया या रिकवरी में अगर वो फाउलर पोजीशन कोई स्टाफ दे देता है उसे, स्टाफ को नहीं पता कि कैसे पोजीशन में रखना है या पेशेंट को खुद नहीं पता, वो अपने से पोजीशन चेंज कर ले रहा है, वो फाउलर पोजीशन में आ गया या फिर वो अपने हेड के नीचे पिलो लगा लिया पोस्ट ऑप के बाद, पोस्ट ऑप में मतलब आफ्टर सर्जरी उसने पिलो लगा लिया, तो ये क्या करता है कि हमारे ऑसिपिटल रीजन में हमारे ब्रेन में जो सीएसएफ प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग वो नीचे आएगा और नीचे आने के बाद जो हमारा नंबर पंचर हमने किया जहाँ पे हमने निडल इंसर्ट किया था वहां पे क्या होगी, एक ओपनिंग हो जाएगी। उस ओपनिंग से क्या होगा, सीएसएफ फ्लूइड का बाहर आने का चांस होगा। और जब भी सीएसएफ हमारी बॉडी से कम होगा, लीकेज होगा हमारी बॉडी से सीएसएफ का, तो वहां पे पेशेंट को ऑसिपिटल रीजन में यानी कि जो बैक ऑसिपिटल रीजन होता है वहां पे सीवियर हेडेक देखने को मिल सकता है, काफी तेज जो है सिर दर्द ऐसा कंप्लेन आ सकता है पेशेंट की साइड से। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑप पेशेंट को जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के स्पाइनल एनेस्थीसिया से उनकी सर्जरी हुई है, ऐसे पेशेंट को हम अवॉइड करना है कि 4 to 6 आवर, अगर ज्यादा अगर हो जाए तो बेटर है, अदरवाइज 4 to 6 आवर तो हमें जरा भी उसे फॉलोअर पोजीशन नहीं देना है, हमें उसका हेड के नीचे पिलो नहीं लगाना है, उसे उठने को नहीं बोलना है, क्योंकि 4 to 6 आवर में क्या होता है कि सीएसएफ के लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर उसने अपना हेड अप किया है, उसने फॉलोअर पोजीशन लिया है पेशेंट अपने सर्जरी के बाद, तो उसे तुरंत हेडेक देखने को नहीं मिलेगा, ये उसे 12 to 14 या 15 आवर्स के बाद देखने को मिल सकता है, तुरंत हेडेक देखने को नहीं मिलेगा और ये बहुत सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, उससे हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं कि उसके में फ्लूइड मेंटेन हो जाए, उसे हम ओरल इनटेक के लिए बोल सकते हैं, उसे हम ज्यादा पानी पीने के लिए बोल सकते हैं। और ये सबसे अच्छा ये इसका एक प्रिवेंशन ये होता है कि हम पेशेंट को आफ्टर सर्जरी सुपाइन पोजीशन में ही लेटे रखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और अगर कभी हमसे एग्जाम में भी अगर पूछा जाए कि कौन से रीजन में स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को कौन से रीजन में पेन देखने को मिलता है, तो वहां पे हमारा आंसर होना चाहिए ऑसिपिटल एरिया, ऑसिपिटल रीजन में पेन देखने को मिलता है। निडल का मैंने आपको बता दिया था, एक होता है फाइन निडल और एक होता है थिक निडल। तो फाइन निडल में होता है उसमें लो चांसेस होते हैं सीएसएफ का लॉस होने का, और थिक निडल जो होता है उसमें हाई चांसेस होता है सीएसएफ का लॉस होने का। ठीक है, तो जो फाइन निडल यूज में लेते हैं उसे हम बोलते हैं पिटकिन, उसे हम बोलते हैं पिटकिन निडल। आप अपने स्क्रीन पे देखो, आपको दो तरीके की निडल शो हो रही है। एक जो हो रही है जिसका कि जो आपको जो होल है उसका वो नीचे के साइड से हो रहा है और पेंसिल की तरह ऊपर में वो एक धारदार नुकीली चीज है, उस ऐसे टाइप के निडल को हम बोलते हैं पिटकिन निडल। इसमें सीएसएफ के लॉस होने के चांस कम होते हैं और पीडीपीएच होने के चांस भी कम होते हैं। पीडीपीएच मतलब होता है पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। ठीक है, और एक होता है जो आपको उसके बगल में दिख रहा है थिक निडल, वो नॉर्मल जैसे हमारी निडल होती है उसके तरीके का ही है, ये थिक निडल है, इसमें हाई चांसेस होते हैं सीएसएफ के लॉस होने का, इसे हम बोलते हैं क्विनकेस निडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। हमें इंडिकेशंस क्या क्या रखने हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान। तो जब भी स्पाइनल एनेस्थीसिया हमेशा तभी यूज करते हैं जब भी हमें एब्डोमेन के नीचे की सर्जरी परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, जैसे कि हमें लोअर एब्डोमेन की सर्जरी कोई परफॉर्म करनी है तो हमने उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करना है। एलएससीएस करना है जो कि डिलीवरी के लिए करते हैं, बच्चे को बाहर निकालने के लिए करते हैं, तो इसमें हम ये स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। एंड अगर टी.के.आर का प्रोसीजर करना होता है, टी.के.आर में भी हम टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। एंड लोअर लिम्ब सर्जरी कोई भी हो तो उसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, मतलब कि कौन कौन से सिचुएशन में हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया को अवॉइड करना है, स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं करते हैं।
कॉन्ट्राइंडिकेशन ये होते हैं कि अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया हम तब नहीं यूज करेंगे जैसे कि कोई भी सर्जरी ऐसी हो जो हमारे अम्बलाइकस के ऊपर सर्जरी जाएगी या ऊपर सर्जरी परफॉर्म हो सकती है, चांस है, डॉक्टर बोल रहा है कि ऊपर के पार्ट को भी सर्जरी करनी पड़ सकती है, तो वहां पे हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज नहीं करना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, ठीक है। एंड दूसरा होता है पेशेंट रिफ्यूज। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट रिफ्यूज कर देता है, अगर उसे पता होता है, कुछ पेशेंट ब्लड से डरते हैं, इंस्ट्रूमेंट से डरते हैं, उनको टेंशन हो जाता है, तो ऐसे में पेशेंट खुद बोलता है कि नहीं, मुझे कॉन्शियस रह के देखना नहीं है कि मुझे मेरी सर्जरी कैसे की जा रही है, मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझे डर लगता है, तो कभी पेशेंट ही रिफ्यूज कर देते हैं, तो उनको जनरल एनेस्थीसिया देके हम ये सर्जरी जो है, डॉक्टर जो है वो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि राइज्ड आईओपी इंट्रा आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, कभी कभी अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर का लेवल ज़्यादा है, उसका लेवल बढ़ा हुआ है इंट्राक्रैनियल प्रेशर का, उसमें भी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ नहीं करते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। एंड लास्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन का एक पॉइंट ये है कि अगर स्पाइन में कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी वुंड हो रखा है, इंजरी हो रखी है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंजरी है, वो वुंड है, तो हमें वहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए यूज करना है, निडल इंसर्ट करनी है, बिकॉज अगर बाहर कोई वुंड है, कोई इंजरी है, तो वो इन्फेक्शन निडल के साथ अंदर जाएगा और वो सीएसएफ में जाएगा, तो वो हमारे ब्रेन में डायरेक्ट वो इन्फेक्शन पहुंच सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। तो इसलिए हमें किसी भी इन्फेक्शन, अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया में कोई भी वुंड है, कोई भी इंजरी है, कट है, तो हमें ये स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज नहीं करना, फिर हम जनरल एनेस्थीसिया यूज करेंगे। तो ये सारे थे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो अब मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने इसमें आपको डेफिनेशन बता दिया, मैंने इसमें आपको पोजीशन बता दिया, मैंने आपको इसमें नीडल का साइज भी बता दिया कि कौन से नीडल यूज करते हैं, मैंने इसमें आपको ड्रग का नाम भी बता दिया कि कौन सी ड्रग यूज करते हैं, मैंने इसके साइड इफेक्ट बता दिए कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, हाइपोटेंशन होते हैं, एपनिया होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और नोजिया वोमिटिंग फील होता है। और इनके साथ साथ मैंने आपको इसके प्रिकॉशंस भी बता दिए कि इसके क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। अगर वोमिटिंग हो रहा है तो सर्जरी करने के पहले उसको अंडासेट्रॉन देते हैं, अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उसे हम सर्जरी के दौरान ऑक्सीजन लगाते हैं, अगर पेशेंट का हाइपोटेंशन जा रहा है तो उसे हम एनएस लगाते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया कि प्रिवेंशन क्या क्या है, हाइपोटेंशन में टेंडरबर्ग पोजीशन भी दे देते हैं पोस्ट ऑप, या पोस्ट ऑप के बाद ही देते हैं, सर्जरी के दौरान तो हम एनएस ही देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और इसमें मैंने बताया कि उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में मैंने बताया हेडेक होता है, तो हेडेक के लिए मैंने बता दिया कि पिलो यूज़ नहीं करना है, और फॉलोअर पोजीशन ले लेना है, 4 to 6 आवर तो आपको बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में लेटे रहना है, उठना बैठना नहीं है। एंड मैंने ये भी बता दिया कि इसमें कौन सी नीडल यूज़ करना बेस्ट है, फाइन नीडल यूज़ करना बेस्ट है, ठीक है, पिट की नीडल यूज़ करना बेटर होता है। और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दिया कि कुछ खुद से रिफ्यूज़ कर देते हैं, एंड आईसीपी अगर बढ़ा है तो नहीं करना चाहिए, अगर सर्जरी यहाँ पे सुपाइन में कोई वुंड है, वहाँ पे कट है, तो भी नहीं करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपके लिए नॉलेजेबल भी रही होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में, क्योंकि अभी एनेस्थीसिया के बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं, अभी तो सिर्फ मैंने एक टाइप के बारे में डिफाइन किया है, वो था स्पाइनल एनेस्थीसिया। अभी जनरल एनेस्थीसिया बताना है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बताना है, लोकल एनेस्थीसिया बताना है, और कुछ और भी नया चीज़ मैं इसके साथ बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो में बने रहना हमेशा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आए, आपको मिलेगा, और आप मेरी वीडियो को देख लें। बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें नॉलेज होगा उस प्रोसीजर से रिलेटेड, तो ही हम उसे क्वेश्चन कर पाएंगे, और हम क्वेश्चन कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो ठीक है, अपने तरीके से हम श्योर होंगे कि हमारे डॉक्टर जो है, हमारे एनेस्थेटिक जो है, वो हमारा प्रोसीजर सही करेंगे। तो इसमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, मेडिकल लाइन में आपको नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, फिर भी आप बेसिक नॉलेज रखें, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी उम्मीद से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आगे बहुत सारे इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशन आपको देती रहूँगी अपने इस चैनल के माध्यम से। तो अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।